हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए परीक्षा आधारित दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस क्लास में आप सभी का टारगेट भी रहेगा कि इन 80 प्रश्न में से कम आप सभी को 45 प्रश्न सही करने होंगे। तो साथियों, क्या आप इन बेसिक के जो लगभग आपके पेपर में 150 प्रश्न पूछे आते हैं, तो इसमें से मान के चलिए कि 75 प्रश्न बिल्कुल बेसिक के आने वाले हैं, जो कि आप बिल्कुल आराम से करने वाले हैं। तो क्या आप इन 80 सवाल में से 45 सवाल सही कर सकते हैं? ठीक है, 15 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रही है। इसका मतलब कि आपकी तैयारी लगभग 80 से 85% हो जानी चाहिए। अंतिम 10 दिन में आप अपनी रिवीजन करेंगे अच्छी तरीके से। तो साथियों, इस क्लास में ना वही 80 प्रश्न होने वाले हैं जो बिल्कुल बेसिक आपके पेपर में पूछे आते हैं। तो हम आपको एक टारगेट दे रहे हैं, यदि आप इन 80 प्रश्न में से 45 प्रश्न सही नहीं करते हैं तो समझिए आपकी तैयारी उस प्रकार की नहीं है, तो आपको और भी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो साथियों, लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि इन 80 प्रश्न में से आप सभी का कितना स्कोर बनता है भाई, क्योंकि एक टारगेट है और ये आपकी तैयारी को परखने वाला है क्लास। तो उसी तरह हर एक क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, लेकिन साथियों ट्राई तो आपको कम से कम करना है कि 45 सवाल अपने से सही करें, लेकिन इस क्लास के 80 प्रश्न के सारे आंसर को याद करना है भाई। ठीक है, ये टारगेट लेकर चलना है इस क्लास में। तो चलिए साथियों, इस क्लास के 80 सवाल को देखते हैं और अपनी तैयारी को हम देखते हैं कि क्या हम 80 प्रश्न में से 45 प्रश्न सही कर सकते हैं। वही प्रश्न होंगे जो सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। एक तरह के 8 जून, 9 जून और 10 जून के फुल पेपर में से 80 बेसिक प्रश्न होंगे इस क्लास में। ठीक है, तो देखिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो बताइए साथियों, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? सोच समझ कर उत्तर करिएगा। तो चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। पहला का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या बनेगा? महाजनपदों में कितनी रियासतें थी? बताइए, महाजनपदों में कितनी रियासतें थी? तो पूरे 16 रियासतें थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को, निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है? जैसे साथी देखिए, रसिया तो है, नाटक है, कव्वाली है, लेकिन बिहू नहीं है। बिहू तो असम राज्य का है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं हो जाएगा। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? बताइए, क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत किसके द्वारा गठित की गई थी? तो ये बीडी सावरकर द्वारा गठित की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, किस देश ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी की, जहां भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया? बताइए साथियों, किस देश ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी की, जहां भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया था? तो याद रखिएगा, मलेशिया देश ने भाई आयोजित किया था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, कालबेलिया सपेरा जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से है? बताइए साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाले हैं। आप सभी का ये टेस्ट चल रहा है भाई, लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा कि इन 80 प्रश्न में से आप सभी का कितना स्कोर बन पाया। कालबेलिया सपेरा जनजाति किस भारतीय राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, नृत्य में अपनी योगदान के लिए प्रसिद्ध किस महिला को अक्सर आधुनिक नृत्य की जननी कहा जाता है? नृत्य में अपनी योगदान के लिए प्रसिद्ध किस महिला को अक्सर आधुनिक नृत्य की जननी कहा जाता है? तो मार्था ग्राहम को कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सर ये तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, रुपया किस द्वीप देश की मुद्रा है? तो साथियों बताइए, रुपया किस द्वीप देश की मुद्रा है? तो ये मालदीव की मुद्रा भाई, रुपया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और साथियों आप सभी लोगों के लिए यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए 2 मॉक टेस्ट आ चुका है। बिल्कुल रियल एग्जाम रिहर्सल होने वाला है साथियों।
इसके अलावा आप सभी को 5 मॉक टेस्ट मिलेगा। ये जो 5 मॉक टेस्ट है साथियों, इसका मतलब कि आपको अलग से जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यूपी जीके प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको देखिए ये 5 मॉक टेस्ट पढ़ना है, लेकिन साथियों ये जो 2 मॉक टेस्ट है इसको आपको अपने से सॉल्व करना है। एक तो देखिए साथियों, इस मॉक टेस्ट में एक आपको बेसिक लेवल का टेस्ट मिलेगा, एक आपको स्टैंडर्ड प्लस टफ लेवल का टेस्ट मिलेगा। इससे क्या होगा कि जैसे आप अपने पेपर में बैठेंगे तो किस तरह से एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो साथियों उसी तरह हमने आपके लिए ना 2 टेस्ट तैयार किया है, जिसमें आपको एनालिसिस करना होगा अपने आप से, प्लस जीके में आपका 38 सवाल में से कितना स्कोर बना। आपका टाइमर के साथ यह टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपको कैसे लेना है, कमेंट बॉक्स में देखिए लिंक दिया गया, वहां आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, आप वहां से ले सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले हम आपको बता दें, जैसे इसमें देखिए अलग 38 सवाल जीके रहेगा, 37 सवाल आपको हिंदी का मिलेगा, 55 सवाल इसमें रीजनिंग का मिलेगा पूरा, और हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अलग से हम पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे। 4 पीडीएफ आपको मिलेगा, एक पीडीएफ में आपको पूरा ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उस पीडीएफ में भी आपको सोल्यूशन मिले। लेकिन मेरे दोस्त, हम आपके लिए पहली बार कर रहे हैं कि हम आपके लिए अलग से पूरे पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है साथियों। डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा आप सभी को। तो मिलेगा आपको कैसे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देखिए लिंक दिया गया होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। तो बाई नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का नया इंटरफेस खुल जाएगा। तो साथियों आप ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और नाम ऐड करके आप इसे रजिस्टर कर लेंगे, और मात्र साथियों 49 रुपीज़ का, मात्र 49 रुपीज़ पे करके साथियों आप 2 टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट अपने पास मंगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे टाइमर के साथ कि आपका 120 मिनट में कितना स्कोर बन पा रहा है। एनालिसिस करिए चारों सब्जेक्ट में कि आपका जीके में कितना स्कोर बना, हिंदी में कितना स्कोर बना, मैथ में कितना स्कोर बना, रीजनिंग में कितना स्कोर बना, ठीक है साथियों। तो आप पे करेंगे, आप किसी भी पे कर सकते हैं, या आप इसे पे कर सकते हैं, या यूपीआईडी दे सकते हैं, या क्यूआर कोड से भी आप पे करवा सकते हैं, किसी से भी। इस तरह देखिए आपके सामने 4 पेपर ओपन होगा, ठीक है, 4 पेपर ओपन होगा, एक एडवांस 2 रहेगा, एक 2 टफ लेवल का रहेगा। तो जो भी आपको इसमें देना हो दे लीजिए। देखिए एक तो आपको एडवांस का पेपर रहेगा, एक आपको उस पीडीएफ का सोल्यूशन पूरा इसमें रहेगा। जो भी आप देना क्लिक करिएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। 150 पूरा क्वेश्चन लिखे रहेंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का टाइमर आपके सामने चलेगा, मैक्सिमम 300 नंबर का पेपर रहेगा, स्टार्ट टेस्ट रहेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने क्वेश्चन पूरा खुल जाएगा, आप पढ़ लेंगे। जैसा आपका रियल पेपर होता है ना, वैसे होगा भाई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप अपना आंसर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी करिए भाई, समय नहीं है, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए। इसके बाद आप कहेंगे, आपका रिव्यू यदि आता है तो हम आपके लिए अलग अलग सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। सेक्शनल टेस्ट का मतलब जानते हैं ना, 38 सवाल जीके अलग से हम आपको देंगे, 37 सवाल हिंदी का अलग से, 20 सवाल गणित का अलग से, मैथ आप रीजनिंग का 55 सवाल अलग मिलेगा, ठीक है। अभी तो आपके लिए हम और भाई कम से कम 8-10 मॉक टेस्ट का प्रोवाइड करने वाले। बस आते पहले ये 2 टेस्ट आप लगाइए अपने से, अपने आप को तैयारी की जांचिए, देखिए आपका तैयारी कैसी चल रही है, उसी के लिए टेस्ट होगा भाई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। तो साथियों कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो त्रिपुरा राज्य है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो साथियों तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा प्रथम के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता जब प्रकाश क्या नहीं हो जाता है साथियों। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता जब प्रकाश जल से कांच में जाता है, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है। बताइए साथियों, कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत इनमें से नहीं है। तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा नहीं है भाई, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, किसी द्रव के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों किसी द्रव के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे हाइड्रोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था। बताइए
16 महाजनपदों में मगध प्रथम पर क्यों था? क्योंकि साथियों खेती की पैदावार अच्छी होना था, वहाँ पर लोहे की खदान होना था, इसलिए प्रथम पर था। जंगली हाथी का उपलब्ध होगा, ये भी था, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। इसलिए भाई 16 महाजनपदों में मगध प्रथम पर था। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 60 नंबर को। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो वो कौन से भाई? तो वो गुल्स नाम से है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 70 नंबर को। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो साथियों कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? तो जाइगोटिन में भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। पंडित नेहरू ने कहा था कि योजना वंचित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। उन्होंने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में यह वक्तव्य दिया था? बताइए। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि योजना वंचित लक्ष्यों की ओर एक सतत आंदोलन है। उन्होंने किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में यह वक्तव्य दिया था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय यह वक्तव्य दिया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1961 से लेकर 66 तक था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो बताइए साथियों कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सर वो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। कोलंबिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? बताइए साथियों कोलंबिया की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा बोगोटा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया था किसके द्वारा? भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हाथ से लिखा गया था किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण राजादक द्वारा लिखा गया था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक लेखक कौन है? बताइए भाई, आप सभी का टेस्ट चल रहा है, आप सभी को बताना है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक लेखक कौन है? तो सर जी दलाई लामा की यह पुस्तक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किसके बीच टकराव हुआ? तो साथियों डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किसके बीच टकराव हुआ था? तो याद रखिए भारत और चीन के बीच में यह टकराव हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिए 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्त मेरे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखेंगे वियना में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा भरतनाट्यम है वो। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली भाई, एक भी दिन की गैप नहीं होने वाली है, लगातार इसी तरह क्लास आएगी। आप सभी को जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्लास को लाइक जरूर कर दिएगा भाई। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में पटियाले में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस एक नृत्य रूप को शास्त्रीय नृत्य के रूप में नहीं माना जाता है? किस एक नृत्य रूप को शास्त्रीय नृत्य के रूप में नहीं माना जाता है? तो बिहू को भाई नहीं माना जाता, जो कि असम राज्य का है। ये देखिए त्यौहार भी है एक नृत्य, लेकिन शास्त्रीय नृत्य के रूप में नहीं माना जाता बिहू को। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को। कोसोवो की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? कोसोवो की राजधानी इनमें से कौन है? तो प्रिस्टीना भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी है, वो कौन सी नदी है? तो रियो ग्रांडे नदी है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है?
तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर जिला है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्रों से युक्त प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? बताइए, पूर्व ऐतिहासिक काल के चित्रों में युक्त प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं ये किस जिले में स्थित है? तो दोस्त मेरे ये सोनभद्र जिले में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब से लागू किया गया? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली कब से लागू किया गया? तो ये 2011 से लागू किया गया। तो बी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है भाई, 80 प्रश्न में से बताना है आप सभी को क्या क्या आप सभी का 45 प्रश्न सही हुआ, लेकिन 80 प्रश्न के 80 प्रश्न का उत्तर भी तैयार कर लेना है। अशोक के टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? अशोक के टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख को दिल्ली कौन ले गया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किसके नाम से जाना जाता था? बताइए साथियों, हर्षवर्धन के समय कन्नौज को किसके नाम से जाना जाता था? तो महोदय श्री के नाम से। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील है? उत्तर प्रदेश राज्य की एक प्राकृतिक झील इनमें से कौन सी है? तो वो चितौरा झील है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य ये किस में पाए गए हैं, यानी किस जिले में पाए गए हैं? उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण युग संस्कृति के साक्ष्य किस जिले में पाए गए हैं? तो साथियों याद रखिए मिर्जापुर में पाए गए हैं। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? बताएंगे आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी प्रमुख में है? तो वो जलोढ़ मिट्टी भाई प्रमुख है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा आप लोग, प्रयाग में किया था। तो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था? संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तो भातखंडे संगीत संस्थान विषम विश्वविद्यालय था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को मुरादाबाद कौन से काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है? बताइए साथियों, मुरादाबाद कौन से काम के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए एक जगह बना चुका है? तो साथियों याद रखिएगा पीतल काम के लिए भाई प्रसिद्ध है मुरादाबाद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को उपरहार मृदा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस भाग में बांगर मृदा को उपरहार मृदा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए पूर्वी भाग में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए, होगे नक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को T20 लीग 2025 के लिए आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा भागीदार के रूप में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किस IPL टीम के साथ साझेदारी की है? ये भाई इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, करंट अफेयर में पूछा जाएगा। T20 लीग 2025 के लिए आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा भागीदार के रूप में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किस IPL टीम के साथ साझेदारी की है? तो साथियों याद रखिए सनराइजर्स हैदराबाद टीम के साथ साझेदारी की है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, मौर्य वंश ने किस वंश के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया? तो साथियों याद रखिए, मौर्य वंश ने नंद वंश के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, निम्नलिखित में से कौन अंतिम पल्लव शासक था? तो साथियों अंतिम पल्लव शासक कौन था? याद रखेंगे अपराजित वर्मन था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बच्चे की शिक्षा के अधिकार की निगरानी का प्रावधान करती है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बच्चे की शिक्षा के अधिकार की निगरानी का प्रावधान करती है? तो वो साथी 31 है भाई। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। धारा 31 से ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 124 के तहत की गई है भाई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, 2011 की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ घरेलू औसत आबकार क्या था? तो साथियों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ घरेलू औसत आकार क्या था? तो याद रखिएगा 4.8 था भाई। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, पेशावर के युद्ध राजा जयपाल और महमूद गजनी के साथ किस ईस्वी में लड़ा गया था? बताइए साथियों, पेशावर के युद्ध देखिए राजा जयपाल और महमूद गजनी के साथ हुआ था, लेकिन किस ईस्वी में लड़ा गया था? तो याद रखिए 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? तो साथियों जयपुर में जो हवा महल इसका निर्माण हुआ है ये किससे प्रेरित था? तो झुंझुनू में खेतड़ी महल से प्रेरित था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 26 में है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है भूसी झील। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? तो याद रखिएगा गोगा जी थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? बताइए साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? देखिए समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया, लेकिन गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीने में आती है? बता दीजिए भाई आप लोग, पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीनों में आती है? तो याद रखेंगे हेमंत ऋतु आती है भाई नवंबर दिसंबर के महीने में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 59 को, भाई लास्ट में स्कोर करना आप सभी को। ओके, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा केशवानंद भारती मामले में। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? तो साथियों कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? तो दोस्त मेरे याद है कृष्णेश्वर मंदिर है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित है? तो सर ये तो हरिशेठ द्वारा रचित है प्रयाग प्रशस्ति। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को, कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों कावेरी नदी कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा एक तो कर्नाटक से और एक तमिलनाडु से। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को, भील समुदाय का पहला कलाकार कौन है जिसने अपनी पेंटिंग के लिए कागज और कैनवास का उपयोग किया है? बताइए,
भील समुदाय का पहला कलाकार कौन है जिसने अपनी पेंटिंग के लिए कागज और कैनवास का उपयोग किया है? तो दोस्त मेरे याद है कि भूरी बाई है, यानी भूरी बाई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। किसको 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो साथियों किसको 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्त मेरे जस्टिस फजल अली किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65 को। इनमें से कौन सी सभ्यता अपने नगर या शहर के नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बता दीजिए भाई, कौन सी सभ्यता अपने नगर या शहर के नियोजन के लिए प्रसिद्ध था? अभी भी है भाई, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। भारत के किन राज्यों में सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो साथियों भारत के किन राज्य में सियांग और लोहित नदियां मिलेंगी? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में मिलेंगे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सी वृक्षारोपण फसल नहीं है? जस्ट देखिए, चाहे आप वृक्ष को लगा देंगे हो जाएगा, काफ़ी भी लगा देंगे, काजू भी लगा देंगे, लेकिन बाजरा को भाई बिया बोना होता है, बीज को डालना होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। छोटा छोटा गोल गोल होता है ना। अगला सवाल देखिए 68 को। निम्नलिखित में से किस वंश ने मध्य भारत के जेजाक भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था? बताइए किस वंश ने मध्य भारत के जेजाक भुक्ति क्षेत्र पर शासन किया था? तो वो चंदेल वंश थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो साथियों वर्ष 1916 में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। निम्नलिखित में से किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत सबसे पहले की थी? तो बताइए साथियों किसने भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साप्ताहिक की शुरुआत सबसे पहले की थी? तो S.A. डांगे ने सबसे पहले की थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 71 को। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो साथियों जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? तो अक्सर अकबर के दरबार में गाते थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में स्कोर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए भाई आप लोग। इस्लामिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों इस्लामिक विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिद्दा सऊदी अरब में है भाई। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है? बताइए निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है? तो याद रखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का भाई, यानी डॉक्टर जो मनमोहन सिंह जी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 75 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है? बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है? तो बिहार राज्य भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 76 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो याद रखिए संत रविदास नगर जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो संत रविदास नगर में। ऑप्शन है राइट आंसर है। 77 देखिए। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल पृथक किया गया है? बताइए दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से दोस्त मेरे याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया गया यानी अलग किया गया है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है? तो साथियों इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उत्पन्न नहीं होती है? तो याद रखिए बेतवा नदी है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को। नोवा मुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में स्थित है भाई? बताइए नोवा मुंडी लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह
किस राज्य में स्थित है? तो सर ये तो झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों, लास्ट सवाल आज के सेशन का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? बताइए साथियों, खरीफ फसल नहीं है। जैसे ज्वार है, धान है, सोयाबीन है, लेकिन सरसों ये खरीफ की फसल नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 80 सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए क्या आप सभी का 45 सवाल सही हुआ इस सेशन से? पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी स्टूडेंट बताएंगे, सभी विद्यार्थी बताइए। क्या आप सभी का सोच समझ कर बताइएगा, भाई कैलकुलेट करके बताइएगा। क्या आप सभी का 160 नंबर में से क्या केवल 90 नंबर आया? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपका पूरा स्कोर बन चुका होगा। भाई आपने बहुत ही शानदार तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर याद किया होगा। लगभग 45 से क्या 45 से तो अधिक किया हो, अधिक ही आप लोगों का सही हुआ होगा। तो साथियों इसी तरह डेली क्लास आएगी भाई। अब देखिए हमारे पास केवल आज से 14 से 15 दिन का समय बच रहा है भाई। तो यहाँ से हम लोग खूब मेहनत करेंगे भाई, हर एक टाइप का क्वेश्चन तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों आप काम क्या करेंगे, यहाँ से आप मॉक टेस्ट लगें। सबसे पहले तो साथियों जो कमेंट बॉक्स में हमने आपको लिंक दिया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से 2 मॉक टेस्ट को लगा लीजिए भाई। आप लोग सभी लोग अनिवार्य भाई, जिससे आप सभी को ये सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका स्कोर कितना बन रहा है। एक बार तो भाई मॉक टेस्ट को लगाइए, खुद से उसको लगाइए अपने से, इससे आपको पता तो चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है अच्छी तरीके से। ठीक है मेरे दोस्त, यही कहेंगे कि आप पूरा प्रीवियस का पूरा कंप्लीट लगाइए, सवाल रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, सोने से पहले हर एक टाइप का क्वेश्चन तैयार करिए। जो आपने सुबह से शाम तक पढ़ा है उसको देख कर सोया कीजिए, बार बार उसको देखिए। आज जो पढ़े हैं दोबारा जो दूसरा पढ़ने से पहले उसको रिवीजन कर लीजिए, एक नज़र देख लीजिए, उसको पढ़िए अपने से। सिलेक्शन ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।